नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम मूल विधि के 3 महत्वपूर्ण चैप्टर जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, किशोर न्याय बच्चों से संबंधित जो एक्ट है और अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित 3 चैप्टरों का टोटल 60 क्वेश्चनों का वीडियो बनाया है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अब तक जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, अगले 3 चैप्टरों का 2-3 जो भी वीडियो बनेंगे वो ज़रूर बनाएंगे अगर आपने। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें आपका समय नहीं बर्बाद होगा। अगर आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 5 अध्याय और 37 धारा हैं। क्या है आंसर? घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत तक है। पहले ऐसा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी तो वहाँ का एक्ट दूसरा था, लेकिन चूंकि वो केंद्र शासित बन गया है तो सारा एक्ट संपूर्ण भारत पर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है? तो धारा 29 के जो है अधीन अपील के बारे में प्रावधान है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है? तो धारा 29। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 सितंबर 2005 को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था? 13 सितंबर 2005 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है महिलाओं से संबंधित। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन आपके सही हैं। व्यथित व्यक्ति दे सकता है आवेदन, संरक्षण अधिकारी दे सकता है और व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई भी अन्य व्यक्ति दे सकता है। उपरोक्त सभी ये महिलाओं से संबंधित क्या है, तीनों कंडीशनें फॉलो होती हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? तो जो व्यथित व्यक्ति यानी जिसको प्रॉब्लम है वो कर सकता है। संरक्षण अधिकारी जो उसका संरक्षण है वो कर सकता है। व्यथित व्यक्ति के नामित वो जिसका नाम कोई भी अन्य व्यक्ति कर सकता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो धारा 3 के तहत। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? तो धारा 3 के तहत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अलावा कौन सा व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी व्यक्ति को व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु तो अनुरोध कर सकता है? तो संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदत्त। इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अलावा कौन सा व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी को व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकता है? तो संरक्षण अधिकारी कर सकता है या सेवा प्रदत्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने हेतु क्या उपाय करेगी? तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्या है, सार्वजनिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार कराया जाएगा। दूसरा है न्यायिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से। तीसरा है विधि गृह स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालय विभागों के बीच समन्वय। उपरोक्त सभी ये तीनों पॉइंट इसके सही हैं कि मीडिया के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, और जो भी ऑप्शंस हैं उसमें विधि स्वास्थ्य गृह
और मानव संसाधन मंत्रालय के समन्वय से जो है घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने का उपाय किया जाएगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है, इस अधिनियम के कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदत्त के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? तो धारा 10 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अधिनियम के कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? तो धारा 10। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किस अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? तो धारा 8 के अंतर्गत जो है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा में संरक्षण के अनुतोष के आदेश को प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट की न्यायालय में घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है? तो धारा 12 के अंतर्गत। घरेलू हिंसा से संरक्षण के अनुतोष के आदेश को प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट की न्यायालय में घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा से आवेदन प्रस्तुत किया जाता है? तो धारा 12 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला, इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एकपक्षीय आदेश किस आधार पर पारित कर सकता है? तो शपथ पत्र के आधार पर। इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एकपक्षीय आदेश किस आधार पर पारित कर सकता है? शपथ पत्र के आधार पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्यथित व्यक्ति के बालक बालिकाओं की अस्थायी अभिरक्षा का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा कौन से प्रावधान के तहत दिया जा सकता है? तो धारा 21। व्यथित व्यक्ति के बालक बालिकाओं की अस्थायी अभिरक्षा का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा कौन सी प्रावधान के तहत दिया जा सकता है? कौन सी धारा? तो धारा 21। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला, इस अधिनियम की धारा 31 ब्रैकेट में फर्स्ट के अधीन दंडनीय अपराध है संज्ञेय और अजमानती। जो घरेलू हिंसा है ये एक संज्ञेय अपराध है और ये अजमानती है। किस धारा के अंतर्गत अधिनियम की? तो धारा 31 के ब्रैकेट 1 के अधीन दंडनीय अपराध है और ये संज्ञेय में आता है और अजमानती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर उस पर कितनी शस्त्र आरोपित की जा सकती है, यानी दंड दिया जा सकता है? जो न्यायालय का मजिस्ट्रेट है उसने जो आदेश दिया है यदि उसका उल्लंघन करता है तो क्या होगा? 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपये तक का जुर्माना, दोनों। प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर उस पर कितने शास्त्र आरोपित की जा सकती है? तो 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये तक का जुर्माना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु अधिसूचना द्वारा कौन नियम बनाने में सशक्त है? तो केंद्रीय सरकार। ये जो अधिनियम एक्ट है इसमें जो नियम बनाए जाते हैं अधिसूचना द्वारा, इसको सशक्त बनाया जाता है किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। यदि संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जाता है तो उस पर कितना दंडादेश आरोपित किया जा सकता है? तो 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। यदि जो संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जाता है तो उस पर कितना दंडादेश आरोपित किया जा सकता है? तो 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अपील सेशन न्यायालय में उस तारीख जिस तारीख को मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया आदेश व्यथित व्यक्ति या प्रत्यार्थी यथास्थिति जो भी बाद में हो को तामील किए जाने से कितने दिन के भीतर की जाएगी? तो 30 दिन के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अपील सेशन न्यायालय में उस तारीख जिस तारीख को मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया आदेश है तो उसका बीच का जो टाइम होता है वो 30 दिन का दिया जाता है। व्यथित व्यक्ति या प्रत्यार्थी यथास्थिति जो भी बाद में हो वो तामील किए जाने में कितने दिन के भीतर की जाएगी? 30 दिन के लिए, 30 दिन के भीतर। नेक्स्ट अगला, इस अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत किसी महिला को
साझे आवास में निवास करने का अधिकार दिया गया है, चाहे इसमें उसका कोई अधिकार, हक या लाभकारी हित है या नहीं। तो धारा 17 के अंतर्गत इस अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत किसी महिला को साझे आवास में निवास करने का अधिकार दिया गया है? तो धारा 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये घरेलू हिंसा का। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण अधिकारी को वाद, अभियोजन एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों से संरक्षण प्रदान किया गया है? तो धारा 35। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण अधिकारी को वाद, अभियोजन अन्य विधिक कार्यवाही से संरक्षण प्रदान किया गया है? तो धारा 35 के थ्रू। तो ये घरेलू महिला से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। घरेलू हिंसा से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं मूल विधि में। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे किशोर न्याय बालिकाओं की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, लग रहा कि हाँ आपके बेनिफिट के लिए है, तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और पूरा वीडियो सुनने के बाद अगर समझ में आए तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपके ऊपर, अगर आप ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं, अच्छा मोटिवेशन मिलता है, तो और मेहनत करने का मज़ा आता है। किशोर न्याय बालिकाओं की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 का विस्तार होगा कहाँ तक? संपूर्ण भारत पर। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ के था, लेकिन अब ये संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट अगला, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल धाराएं कितनी हैं? तो टोटल 70 धाराएं। कितनी धारा हैं? 70 धाराएं हैं किशोर न्याय अधिनियम 2005 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोर की जमानत के बारे में प्रावधान किस धारा के अंतर दिया गया है? तो धारा 12 के अंतर्गत। किशोर की जमानत के बारे में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो धारा 12 के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 16 के अनुसार किशोर को कौन सी सजा नहीं दी जा सकती? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 16 के अनुसार किशोर को कौन सी सजा नहीं दी जा सकती है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट अगला, किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 17 के अनुसार किसी किशोर के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के किस अध्याय के अधीन कार्यवाही नहीं की जाएगी? तो अध्याय 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 17 के अनुसार किसी किशोर के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता किस अध्याय के अधीन कार्रवाई नहीं की जा सकती है? तो अध्याय 8। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। किशोर अथवा बालक के प्रति क्रूरता हेतु दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा 23 में। किशोर अथवा बालक के प्रति क्रूरता हेतु दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो ये धारा 23 में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला, बचकर भागे हुए किशोर के संबंध में प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो धारा 22 में। बचकर भागे हुए किशोर के संबंध में प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो धारा 22 में है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। किशोर तथा व्यक्ति जो किशोर नहीं है कि कोई संयुक्त कार्यवाही नहीं होगी, यह किस धारा में प्रावधानित है? तो धारा 18 में। किशोर तथा व्यक्ति जो किशोर नहीं है कि कोई संयुक्त कार्यवाही नहीं होगी, किस धारा में? धारा 18 में। नेक्स्ट अगला, किशोर अथवा बालक कर्मचारी का शोषण करने पर दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो धारा 26 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोर अथवा बालक कर्मचारी का शोषण करने पर दंड का प्रावधान किस धारा में है? धारा 26 में। ये भी ओरल भी आपको इस सब की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। गिरफ्तार किशोर के पिता, संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को सूचना देना। थाना अध्यक्ष किशोर पुलिस इकाई का कर्तव्य किस धारा में वर्णित है? धारा 13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं भी अगर किशोर पकड़ा जाता है तो उसके पिता, उसके संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को जो सूचना देना होता है,
ये थाना इंचार्ज देता है, तो धारा 13 के अंतर्गत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला, धारा 2 टा के अनुसार कितनी आयु वाले बालक को किशोर या बालक माना जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को। धारा 2 टा के अनुसार कितनी आयु वाले बालक को किशोर या बालक माना जाता है? जो 18 वर्ष से कम आयु वाले हैं। नेक्स्ट अगला, भिक्षावृत्ति हेतु किशोर अथवा बालक नियोजन किस धारा में दंडनीय अपराध है? तो धारा 24 में। जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं तो इनके लिए जो है किस धारा में दंडनीय अपराध के रूप में इनको सजा दी जाती है? तो धारा 24 के अंतर्गत। भिक्षावृत्ति हेतु किशोर अथवा बालक नियोजन किस धारा में दंडनीय अपराध है? तो धारा 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला, किशोर अथवा बालक को मदिरा पान कराने अथवा स्वापक मन प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्त्र किस धारा में वर्णित है? यानी दंड किस धारा में? तो धारा 25 में। यदि किसी व्यक्ति ने किसी किशोर को मादक पदार्थ या शराब या मदिरा पान करा दिया है तो उसको किस धारा में दंड मिलेगा? तो धारा 25 के अंतर्गत। अधिनियम की धारा 27 में वर्णित विषय क्या है? तो विशेष अपराध। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिनियम की धारा 27 में वर्णित विषय क्या है? विशेष अपराध है। नेक्स्ट अगला, धात्रीय देख रेख का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो धारा 42 में किया गया है। धात्रीय देख रेख का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 42 में किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्यवाही के समय किशोर के पिता या संरक्षक की उपस्थिति का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो धारा 46 में किया गया है। कार्यवाही के समय किशोर के पिता या संरक्षक की उपस्थिति का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 46 में किया गया है। नेक्स्ट अगला, अधिनियम की किस धारा के अधीन दत्तक ग्रहण की व्यवस्था की गई है? तो धारा 41 के अंतर्गत। अधिनियम के किस धारा के अधीन दत्तक ग्रहण करने की व्यवस्था है? तो धारा 41 के तहत। अधिनियम की धारा 29 के अधीन गठित की जाने वाली बाल कल्याण समिति का गठन कौन करता है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राज्य सरकार करती है। कौन करता है? राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किशोर अथवा बालक को क्षेत्राधिकार के बाहर भेजने का प्रावधान वर्णित है? तो धारा 50। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किशोर अथवा बालक को क्षेत्राधिकार के बाहर भेजने का प्रावधान वर्णित है? तो धारा 50 के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला, विशेष किशोर पुलिस इकाई का वर्णन अधिनियम के किस धारा में किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो धारा 63 में। विशेष किशोर पुलिस इकाई का वर्णन अधिनियम की किस धारा में किया गया है? धारा 63 में किया गया है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए किशोरों से संबंधित, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महिला और किशोर से संबंधित जरूर पूछा जाता है। अब नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? तो 23। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 23। इस अधिनियम का विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत में। पहले था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर था, लेकिन अब संपूर्ण भारत में है। यह अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ? तो ये 30 जनवरी 1990 से। यह अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ? 30 जनवरी 1990 से। नेक्स्ट अगला, अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को हटाया जा सकता है जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है? तो धारा 10। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को हटाया जा सकता है जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है? धारा 10 के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला, धारा 4 के अधीन कर्तव्य की अवहेलना पर किसी सवर्ण जाति के लोक सेवक को कितना दंड दिया जा सकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 वर्ष तक, जो 6 माह से कम नहीं होगी, दंडनीय होगा। धारा 4 के अधीन कर्तव्य की अवहेलना पर किसी सवर्ण जाति के लोक सेवक को कितना दंड दिया जा सकता है? तो 1 वर्ष तक, जो 6 माह से कम नहीं होगी, दंडनीय होगा। नेक्स्ट अगला,
सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए केंद्रीय राज्य सरकार या उसमें अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था किस धारा में की गई है? धारा 22 में। सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए केंद्रीय राज्य सरकार या उसमें अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो धारा 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा 23 के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने की शक्ति किसमें है? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार को है। धारा 23 के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियम बनाने की शक्ति किसको है? केंद्र सरकार को है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा 10 के अधीन दिए गए आदेश के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो धारा 13 में दिया गया है। धारा 10 के अधीन दिए गए आदेशों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 13 में है। जो आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाएगा, अगर उसका कोई उल्लंघन करेगा तो धारा 13 में उसके दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट धारा 14 में वर्णित विशेष न्यायालय की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। धारा 14 में वर्णित विशेष न्यायालय की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से विशेष न्यायालय का निर्माण करेगा, उसमें नियुक्ति होगी। धारा 14 में वर्णित विशेष न्यायालय के रूप में किस न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया है? तो सेशन न्यायालय को किया गया है। लोअर कोर्ट नहीं होता, जैसे लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो सेशन कोर्ट होता है उसको जो है विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। धारा 14 में वर्णित विशेष न्यायालय के रूप में किस न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया है? तो सेशन न्यायालय को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति को वित्तीय सहायता देने पर उस अपराध का दुष्प्रेरण करने की उपधारणा किस धारा के अनुसार विशेष न्यायालय करेगा? तो धारा 8 का ब्रैकेट में का। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति को वित्तीय सहायता देने पर उस अपराध का दुष्प्रेरण करने की उपधारणा किस धारा के अनुसार विशेष न्यायालय करेगा? तो धारा 8 ब्रैकेट में का। नेक्स्ट अगला, इस अधिनियम से संबंधित अपराध करने पर दोष सिद्ध हुए व्यक्ति की संपत्ति का संप्रहण किया जाना किस धारा में वर्णित है? तो धारा 7 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस अधिनियम से संबंधित अपराध करने पर दोष सिद्ध हुए व्यक्ति की संपत्ति का संप्रहण किया जाना किस धारा में वर्णित है? धारा 7 में है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। धारा 7 ब्रैकेट में 2 के अनुसार किसी अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार किसको है? तो उस अपराध का विचरण करने वाले विशेष न्यायालय को। धारा 7 ब्रैकेट में 2 के अधीन किसी अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार किसको है? तो उस अपराध का विचरण करने वाले विशेष न्यायालय का है। वो आदेश करता है जिसमें उस पर कुर्की की जाती है। नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 3 में वर्णित विषय क्या है? तो अत्याचार के अपराधों के लिए दंड है। अधिनियम की जो धारा 3 है में वर्णित विषय क्या है? अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है? तो धारा 16 के थ्रू। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है? तो धारा 16 के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला, एक सवर्ण जाति का हेड मुहर्रिर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा मुकदमा लिखाए जाने पर उसका मुकदमा लिखने से मना करता है। बताइए उसने किस धारा का अपराध किया? तो धारा 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऐसी घटनाएं देखी भी जाती हैं। एक सवर्ण जाति का हेड मुहर्रिर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा मुकदमा लिखे जाने पर उसका मुकदमा लिखने के लिए अगर मना करता है तो किस धारा का अपराध करता है? तो धारा 4। नेक्स्ट अगला, अपराध के बारे में उपधारणा अधिनियम की किस धारा में वर्णित विषय है? तो धारा 8 में है। अपराध के बारे में उपधारणा अधिनियम किस धारा में वर्णित विषय है? धारा 8 में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। धारा 4 के अंतर्गत वर्णित विषय क्या है? कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। जैसे सरकारी कर्मचारी अभी जैसे हेड कांस्टेबल है, उसने मुकदमा लिखने से मना कर दिया तो धारा 4 के अंतर्गत वर्णित विषय क्या है? कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड।
तो मित्रों ये 3 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम इसी के जो और वीडियो बनाने वाले हैं 3 चैप्टर से रिलेटेड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।